वो पूरी तरीके से ऐसे बने हुए हैं कि जहाँ पर लोगों में थोड़ी चिंता तो है कि हमारा क्या होगा, लेकिन लोगों में सुकून भी उतना ही है। जितना लोग परेशान हैं उतना लोग सुकून में भी हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो हक की है और जिसके साथ हैं वो हक है। और हक की जब लड़ाई लड़ी जाती है तो वो सच्चाई की लड़ाई होती है, और जहाँ पे भी सच्चाई की लड़ाई होती है वहाँ पर हक होता है। तो हक के साथ सच्चाई होती है, इसलिए वहाँ पर परेशानी नहीं होती। बस परेशानी इस बात की है कि जो मिसाइलों की आवाज़ है, जो रफ्तार है रॉकेट की, वो कहीं ना कहीं। ईरान से आप आए हैं, ईरान में क्या हाल? ईरान में लोगों में सुकून भी है, जज्बा भी है और खुशी का माहौल भी है। और वहाँ के लोग इस बात को देख के खुश हैं कि हम जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो पिछले कई सालों से अपने हक़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हम देख सकते हैं किस तरीके से ईरान में पिछले कई वर्षों से ईरान हमेशा उन लोगों के लिए खड़ा रहा जो मज़लूम थे, जो जालिम के पाँव के नीचे दबे हुए थे, और जिनके लिए हमेशा ऐसा देखा गया कि उनका कोई ना था। 57 मुल्क खामोश थे और कोई उनके लिए एक लफ्ज़ नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन ईरान ने उनकी लड़ाई लड़ी। और लड़ाई लड़ने के बाद आज आप देख सकते हैं कि वो आज भी खामोश है, लेकिन ईरान उनके लिए लड़ाई लड़ रहा है। यही माहौल लोगों में भी देखा जा रहा है कि हम जिसके लिए खड़े हैं वो हक़ पर हैं। हम आप कब आए वहाँ से, ईरान से, और अब क्या हालात हो, क्या लग रहा है वहाँ पे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई जो है ये थोड़ा लंबी चलने वाली है। और एक हफ़्ता पहले तक ये अंदाज़ा भी नहीं था कि 1000 से ज़्यादा ऊपर लोग इसमें अपनी जान दे देंगे। और रॉकेटों की आवाज़ें हैं, तूफ़ान है, और जिस तरीके से अमेरिका की एंट्री इसमें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि हालात तो बिगड़ेंगे। और अगर ये वॉर बढ़ती है तो उसमें कई हज़ार लोग अपनी जान देंगे। आप कितने दिन ईरान में रहे? काफ़ी वर्ष मैंने ईरान में गुजारा, और ईरान में हर जगह लोगों में हर्षोल्लास है। लेकिन अभी हालात कुछ ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ें देखी जा रही हैं कि वहाँ के लोग जो हैं वो चिंतित हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट और बाधा तो आई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन बाधाओं को पार करके अपनी ज़िंदगी में रुकावटों को झेल के वो मज़लूमों के साथ खड़े हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। और ऑपरेशन सिंधु जो सरकार ने शुरू किया है स्टूडेंट को लाने के लिए, ये एक बहुत बड़ा कार्य है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अज़रबैजान पे भी इंडिया ने नहीं भरोसा किया, और अफ़गानिस्तान के रास्ते भी नहीं लाए, पाकिस्तान के रास्ते भी नहीं लाए। जो रास्ता उन्होंने तय किया वो अर्मीनिया का तय किया, क्योंकि हिंदुस्तान अपने विद्यार्थियों को इतना पसंद करती है, इतना मानती है कि वो एक खरोच भी अपने विद्यार्थियों पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या रास्ता नहीं था अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लाने का, लेकिन उन्होंने अर्मीनिया इसलिए चुना क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे देश के जो विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी नहीं बल्कि देश के एसेट हैं, देश की लकड़ी हैं, देश की ईंट है, देश के पत्थर हैं, और देश का जज्बा है। अपने विद्यार्थियों को बचाने के लिए इस वक्त अर्मीनिया में भारत सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं रख रखी हैं। आप 3 नंबर जो कि लॉन्च किए हैं सरकार ने, आप जाएं और उस नंबर पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो एक इंडियन एम्बेसी से एक बंदा होगा जो आपको तेहरान से अर्मीनिया बॉर्डर तक ले जाएगा, और वहाँ से जो है सरकार जो उनका ऑपरेशन सिंधु है उसके तहत आपको जो है इंडिया में दिल्ली, कश्मीर या मुंबई किसी भी एयरपोर्ट पे आपको सुरक्षित आपके वतन वापस ले। आप ईरान में क्या करते थे और कितने दिन रुके? देखिए, बेसिकली ईरान में 3 तरीके के एजुकेशन मॉडल है। फर्स्ट एजुकेशन मॉडल है इस्लामिक मॉडल, जहाँ पे इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है। दूसरा जो ईरान में सबसे अच्छी एजुकेशन है मेडिकल एजुकेशन, क्योंकि वहाँ सस्ती भी है और क्योंकि करेंसी बहुत लो है, इसलिए बहुत ईज़िली MBBS हो जाता है। और तीसरा जिस पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है वो इंजीनियरिंग। मैं बेसिकली जिस फील्ड में था वो इस्लामिक फील्ड था, और इस्लामिक ही मैंने वहाँ पढ़ाई की, और मैंने बैचलर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, फिर उसके बाद आप बैचलर्स के बाद वहाँ मास्टर्स करते हैं, मास्टर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, और उसके बाद फिर डॉक्टरेट होता है। मैं अभी बैचलर्स ऑफ इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस वहाँ पढ़ रहा हूँ।